हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जैन, स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर एमबीबीएस। आज हम लोग का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस? क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल में मेडिएट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल जो रिफ्लेक्स है इनके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेंसरी रिसेप्टर जो कि स्टिमुलस लेगा, उसके बाद एक न्यूरॉन जो कि सेंसरी न्यूरॉन भी कहते हैं, इनपुट न्यूरॉन कहते हैं। इसका दूसरा नाम एफरेंट न्यूरॉन भी होता है। और इसका सेंटर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल रिफ्लेक्स है तो सबका सेंटर होगा स्पाइनल कॉर्ड। फिर यहाँ से एक न्यूरॉन निकलेगा जिसको हम लोग मोटर न्यूरॉन या आउटपुट न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। और जो हमने स्टिमुलस दिया था उसका फाइनली एक रिस्पॉन्स आएगा। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ये जितने भी मैंने ये अगर आप फ्लो चार्ट में बना दोगे तो पता चलेगा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट हैं। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ इंटीग्रेटेड रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब मैंने रिफ्लेक्स आर्क का यहाँ पे एक डायग्राम भी लिया है जो कि मैंने यहाँ पे गैनोंग के बुक से लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन को हम लोग रिसेप्टर भी कहते हैं। यहाँ से एक न्यूरॉन निकलता है जिसको हम लोग एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। एफरेंट न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड पे जाके सिनैप्स करता है। इफरेंट न्यूरॉन से यानी इनपुट आउटपुट के बीच में सिनैप्स होता है। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड पे। फिर इफरेंट न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन जो है वो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जाता है यानी मसल पे जाता है। अब हम लोग को देखना है कि पोटेंशियल कैसा आता है सब जगह। तो इसको आप एक बात से ध्यान रख सकते हैं कि जो भी दोनों न्यूरॉन है यानी कि एफरेंट न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन यानी आउटपुट न्यूरॉन, दोनों में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। बाकी जितनी भी जगह है सब जगह ग्रेडेड पोटेंशियल या जनरेटर पोटेंशियल या ईपीएसपी या आईपीएसपी हम लोग बोलते ही होगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आप रिफ्लेक्सेस पे। एग्जाम्पल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का स्ट्रेच रिफ्लेक्स। मोनोसिनेप्टिक क्यों हुआ भाई? मोनोसिनेप्टिक इसलिए हुआ क्योंकि मोनो मतलब वन होता है और सिनेप्टिक मतलब सिनेप्स। यहाँ पे एक ही सिनेप्स बन रहा है और वो किस किस के बीच में बन रहा है? ये बन रहा है हम लोग का एफरेंट और इफरेंट यानी इनपुट और आउटपुट न्यूरॉन्स के बीच में हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे लेवल पे एक सिनेप्स बन रहा है, एक ही सिनेप्स बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी आप किसी मसल को स्ट्रेच कीजिएगा, मतलब उसकी लेंथ को इलोंगेट करेंगे, तो थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन वो दोबारा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने नॉर्मल पोजीशन में आना जाता है। इसी को हम लोग स्ट्रेच रिफ्लेक्स या मायोटेटिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। ये डेफिनेशन मैंने आपके कैनोन बुक से लिया है। व्हेन अ स्केलेटल मसल विद एन इंटैक्ट नर्व सप्लाई इज स्ट्रेच्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्ट्रेच रिफ्लेक्स और मायोटेटिक रिफ्लेक्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग नी जर्क रिफ्लेक्स। जब भी आप लोग का सीएनएस फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा या हो चुका होगा तो आपने देखा होगा कि सिंपलेस्ट एग्जांपल है नी जर्क रिफ्लेक्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है हमारे एंटीरियर रीजन ऑफ थाई का, उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं यूजिंग अ नी हैमर। पटेलर टेंडन पर टैप करते हैं नी हैमर से और फिर ये स्ट्रेच करता है क्वाड्रिसेप्स मसल, जिससे रिफ्लेक्स एक्टिविटी के थ्रू जो कि लेंथ बढ़ जाता है उसको छोटा करने के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें रिफ्लेक्स में रिसेप्टर कौन सा होता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका रिसेप्टर जो होता है वो स्मॉल इनकैप्सुलेटेड स्पिंडल लाइक फिजिफॉर्म शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग मसल स्पिंडल कहते हैं। मसल स्पिंडल क्या होता है? चलिए आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल्स। अब देखिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए हमारा मसल फाइबर है। मसल फाइबर में एक आउटर पोर्शन आपको ये पिंक कलर में दिख रहा होगा और अंदर में मैंने ब्लू कलर में कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। और ये बाहर ऊपर में आपको टेंडन दिख रहा होगा। तो ये पूरा मसल फाइबर बोन से कनेक्ट कैसे होगा? बोन टू मसल को कौन कनेक्ट करता है? टेंडन, ठीक है। ये बाहर जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ये एक्टिन और मायोसिन से बने हुए हैं। इसका क्या मतलब? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जो बाहर मसल का बल्क बना रहा है जो कि एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स। वहीं इसके अंदर में कुछ और फाइबर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। इनका क्या काम होता है? इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स का क्या काम होता है? प्रोप्रियोसेप्टर्स हमारे पोजीशन सेंस को बताते हैं 3D में। अगर हम लोग आँख बंद कर ले फिर भी हमको पता हो कि हमारी उंगली कहाँ रखी हुई है, हमारा हाथ कहाँ रखा हुआ है, इस सेंस को पहचानने के लिए हम लोग हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स काम आते हैं। तो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स प्रोप्रियोसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं और जो एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं क्योंकि एक्टिन और मायोसिन से बने हुए हैं, और टेंडन हमारे बोन को मसल से जोड़ते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग देखते हैं कि मसल स्पिंडल क्या होता है। मसल स्पिंडल कुछ नहीं होता है, ये 3 to 12 इंट्राफ्यूजल फाइबर्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। हमने देखा बाहर में एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं, अंदर में इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं। तो अगर हमने 3 से 12 इंट्राफ्यूजल फाइबर्स ले लिए तो ये हमारा मसल स्पिंडल बन जाता है। मसल स्पिंडल में इसके अलावा क्या होता है? मसल स्पिंडल में एफरेंट नर्व फाइबर्स भी होते हैं। कौन कौन से? टाइप 1A एंड 2
और इफरेंट नर्व फाइबर्स, यानी सेंसरी नर्व फाइबर्स, सेंसरी सेंसेशन भी होगा और मोटर सेंसेशन भी होगा मसल स्पिंडल में। पर मसल स्पिंडल है क्या असली? ये है हमारा इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर। ठीक है, यही मैंने डायग्राम यहाँ पे भी समझाया है कि यहाँ पे आप बाहर देख सकते हैं एक्टिन मायोसिन, और ये क्या होगा हमारा एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर। एक्स्ट्राफ्यूजल मसल फाइबर है तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। वहीं अंदर में देखिए ये हमारा है इंट्राफ्यूजल फाइबर। इंट्राफ्यूजल फाइबर को ही हमने क्या कहा? 3 to 12 इंट्राफ्यूजल फाइबर को मसल स्पिंडल कह दिया। ठीक है, अब इंट्राफ्यूजल फाइबर का काम क्या होता है? इसका प्योरली सेंसरी फंक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स में काम नहीं होता, मतलब ये सेंसेशन पहुंचाएगा कि मसल की हालत कैसी है। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। हम लोग जानते हैं कि 2 तरह के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। पहला होता है न्यूक्लियर बैक फाइबर और दूसरा होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ ये देखिए डायलेटेड सैक लाइक पोर्शन है। इंट्राफ्यूजल फाइबर के अंदर ही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बीच से ये मोटा हो गया और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई जमा हो गए, तो इसको हम लोग एक बैग के फॉर्म में है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एक साथ जमा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स। वहीं देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर चेन के फॉर्म में है, एक लाइन की स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर। ठीक है, अब ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि 2 टाइप के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, पहला न्यूक्लियर बैक फाइबर, दूसरा न्यूक्लियर चेन फाइबर। मेनी न्यूक्लियर इन डायलेटेड सेंट्रल एरिया। ठीक है, अब न्यूक्लियर बैक फाइबर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चेन फाइबर एक ही तरह का होता है। ठीक है, ये लॉन्ग होता है, डेफिनेट मैग में होता है। ओके, ठीक है, अब हम लोग मसल स्पिंडल के सेंसरी और मोटर फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सेंसेशन मोटर सेंसरी क्या होता है मसल स्पिंडल के लिए? तो 2 तरह के सेंसरी फाइबर्स इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। एक होता है प्राइमरी या ग्रुप 1 एंडिंग, 1A एंडिंग जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है सेकेंडरी या ग्रुप 2 एंडिंग्स। प्राइमरी या ग्रुप 1A एंडिंग क्या होता है? इनका दूसरा नाम होता है एन्युलोस्पाइरल एंडिंग्स। ये कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो न्यूक्लियर बैक फाइबर से आते हैं और न्यूक्लियर चेन फाइबर से आते हैं। हमने देखा था कि न्यूक्लियर बैक फाइबर में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और डायनेमिक। तो न्यूक्लियर बैक फाइबर के स्टैटिक, डायनेमिक और न्यूक्लियर चेन फाइबर, यानी तीनों से जो सेंसेशन कैरी करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी या ग्रुप 1A फाइबर्स। वहीं सेकेंडरी फाइबर्स क्या होता है? जो कि न्यूक्लियर चेन फाइबर से तो करे पर न्यूक्लियर बैक फाइबर के सिर्फ स्टैटिक कंपोनेंट से सेंसेशन ले, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या ग्रुप 2 एंडिंग्स। इसका दूसरा नाम होता है फ्लावर स्प्रे एंडिंग। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी हमने दिखाया, देखिए ये न्यूक्लियर बैक फाइबर है, इसका स्टैटिक कंपोनेंट होगा, डायनेमिक कंपोनेंट होगा, दोनों से टाइप 1A फाइबर यहाँ पे देखिए सेंसेशन कैरी कर रहा है। टाइप 1A फाइबर हमने न्यूक्लियर चेन फाइबर में भी दिखाया। मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि टाइप 1A फाइबर जो है वो सेंसेशन कैरी करता है न्यूक्लियर बैक फाइबर के दोनों कंपोनेंट से और न्यूक्लियर चेन फाइबर से भी। लेकिन हमने कहा कि दो सेकेंडरी सेंसेशन कैरी करता है टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर चेन फाइबर से और न्यूक्लियर बैक फाइबर के सिर्फ स्टैटिक कंपोनेंट से लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग मोटर सप्लाई देखते हैं। सेंसरी सप्लाई में तो हमने 2 देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी, या इसको कहते हैं ग्रुप 1A या ग्रुप 2, या कहते हैं एन्युलोस्पाइरल एंडिंग और फ्लावर स्प्रे एंडिंग। वहीं पे मोटर सप्लाई क्या होता है? मोटर सप्लाई भी 2 तरह का होता है, सेम डायनेमिक और स्टैटिक। और जो न्यूरॉन्स इसको कैरी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं गामा मोटर न्यूरॉन्स। अब ये भी कोई रिसेप्टर है, तो यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में गामा मोटर न्यूरॉन आएगा। दोनों साइड में गामा मोटर न्यूरॉन अपना इनर्वेशन देता है मसल स्पिंडल के। ये भी 2 तरह का होता है, डायनेमिक और स्टैटिक। गामा डायनेमिक बोलेंगे, गामा स्टैटिक बोलेंगे। इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरा न्यूक्लियर बैक फाइबर इलोंगेटेड है, जो सबसे एंड पोर्शन है वहाँ पे गामा मोटर न्यूरॉन आ रहा है। ये भी न्यूक्लियर चेन फाइबर का सबसे अंत का पोर्शन है, वहाँ पे देखिए गामा मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर पाथवे के बारे में। इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे आपने नी जर्क के एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, ये हमारा पटेलर हैमर है, हमने इसके टेंडन को यहाँ पे मारा तो फिर क्या होगा? मसल स्ट्रेच करेगा। मसल स्ट्रेच करेगा मतलब ये इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, मतलब मसल की लेंथ बढ़ जाएगी। तो जब मसल की लेंथ बढ़ेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसका एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंट्राफ्यूजल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन इंट्राफ्यूजल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसका सिर्फ सेंसरी फंक्शन है। सेंसरी फंक्शन कैसे होता है? टाइप 1A और टाइप 2 फाइबर से। तो यहाँ से ये सेंसेशन कैरी करेंगे। कौन सी? ये कहाँ का पोर्शन है? ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स यानी मसल स्पिंडल से सेंसर इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि मसल को स्ट्रेच किया गया है। कौन से फाइबर्स ले जा रहे हैं? टाइप 1A टाइप 2 फाइबर्स। ये क्या है? डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया से ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आएंगे, आगे आएंगे एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, और यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे सिनैप्स होता है हमारा। यहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन
मोटर न्यूरॉन ले जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन। पर ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जाके वापस मसल के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को नहीं सप्लाई करेगा, या हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करेगा। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करने से क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी जो हम लोग का मसल स्ट्रेच हो गया था, नहीं लंबा हो गया था, जो टूट भी सकता था मसल लंबा होने से, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटी से हमने देखा कि अल्फा मोटर न्यूरॉन ने एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया, एक्टिन मायोसिन को कॉन्ट्रैक्ट करा और मसल की लेंथ दोबारा छोटी कर दी। इसी रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। एक बार स्ट्रेच रिफ्लेक्स के कंपोनेंट्स में हम लोग देखते हैं। रिसेप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, मसल स्पिंडल होता है। इनपुट क्या होता है, स्पिंडल एफरेंट्स। स्पिंडल एफरेंट्स में क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर्स ये इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं कि मसल को स्ट्रेच किया गया है। मसल को स्ट्रेच हमने कैसे किया, पटेलर टेंडर पे हमने हैमर मारा तो इससे हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेच हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ ले गया, सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड था। स्पाइनल कॉर्ड में इसमें सिनैप्स किया किससे, मोटर न्यूरॉन से। कौन से मोटर न्यूरॉन से, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, गामा मोटर न्यूरॉन नहीं है, अल्फा मोटर न्यूरॉन है। और अल्फा मोटर न्यूरॉन का इनर्वेशन मैंने पहले ही बताया है कि ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में नहीं बल्कि एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स में करता है। और जब एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स में करेगा मतलब ये एक्टिन और मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा और इसी से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी जो मसल पहले स्ट्रेच होने के कारण लंबी हुई थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा अपने स्टेट में आ जाती है, छोटी हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ठीक है, अब आप पूछोगे आपने अल्फा मोटर न्यूरॉन के बारे में तो बता दिया, फिर गामा मोटर न्यूरॉन पढ़ाने की क्या बात थी, उसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोबारा। फिर हमने वही किया, नी हैमर से इस टेंडन को टैप किया, फिर ये क्या होगा, मसल स्ट्रेच होगा तो इसका सेंसर इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, मसल स्पिंडल में कौन, इंटरफ्यूजल फाइबर्स किस नर्व से अपना सेंसेशन देंगे, टाइप 1 एंड 2 फाइबर्स। ये कहाँ जाएगा, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पोस्टीरियर ग्रेहॉन, फिर एंटीरियर ग्रेहॉन में यहाँ पे ये सिनैप्स करेगा। और जब ये सिनैप्स करता है तो इस बार इसने अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट न करके गामा मोटर न्यूरॉन को किया। अब गामा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट किया तब क्या होगा, अब देख लो यहाँ पे, जब यहाँ गामा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट होगा तो ये मसल खींचेगी, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियर बैक फाइबर चेन फाइबर फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके खींचने के कारण यहाँ पे जो सेंसेशन, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये वाले न्यूक्लियाई एक्टिवेट होंगे तो फिर ये नर्व फाइबर एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये नर्व फाइबर क्या होगा, फिर हम लोग टाइप 1 या टाइप 2 फाइबर्स, यानी एक विशियस साइकिल चलता रहेगा। जब टाइप 1 2 फाइबर एक्टिवेट होंगे तो फिर वो गामा मोटर न्यूरॉन अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे। इससे जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो फोर्सफुली अच्छी तरीके से हो जाता है। आप बोलेंगे कि ऐसे साइकिल कभी रुकेगा नहीं, ऐसा होता है, रुकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए और मोडुलेट करने के लिए ऊपर से बहुत सारे पाथवे आते हैं, मेनली कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर पाथवे आते हैं। और यहीं पे हम लोग अल्फा गामा को एक्टिवेशन भी जान लेते हैं। हमने देखा पहले कि एक तो डायरेक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हुआ, हमने यहाँ पे सेंसेशन, हाँ तो डायरेक्ट में हमने ये देखा कि जब भी सेंसेशन आएगा तो अल्फा मोटर न्यूरॉन से ये पाथवे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन का एक्टिवेशन होता है। इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स जो कि एक्टिन और मायोसिन के बने हुए हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है जो हमने अभी दूसरे फिगर में देखा, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कैसे होता है कि पहले ही सेंसेशन टाइप 1 या टाइप 2 फाइबर आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में सिनैप्स करेंगे, लेकिन इस बार ये गामा मोटर न्यूरॉन पे जाते हैं। और गामा मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, गामा मोटर न्यूरॉन ये न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर को स्ट्रेच करेंगे। जब ये स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं इन पे भी इफेक्ट आएगा, ये इन पे इफेक्ट आएगा तो ये टाइप 1 और टाइप 2 फाइबर्स भी इफेक्ट आएगा। जब टाइप 1 या टाइप 2 फाइबर आएंगे तो फिर ये वाला प्रोसेस चलने लगेगा, यानी ये फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाके अल्फा मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करेंगे। और जब अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में। तो अगर पर्पसफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन दोनों को एक साथ एक्टिवेट कराया जाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन। इसी के साथ हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स खत्म हुआ। अब हमारा आता है इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हम लोग ये जानते हैं कि जब भी कोई मसल को हम लोग ओवर स्ट्रेच करेंगे तो मसल की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब मसल की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम लोग को मसल को तोड़ना तो है नहीं, मसल को इंटैक्ट रखना है, इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय इस बार रिलैक्स कर जाता है। इसलिए स्ट्रेच रिफ्लेक्स नहीं, इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हमने देखा कि जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं मसल को तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है, पर ये इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। इसलिए जब हम लोग ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो मसल रिलैक्स करता है ताकि मसल टूटे नहीं। इसमें हम लोग रिसेप्टर देख लेते हैं। रिसेप्टर इसमें मसल स्पिंडल नहीं है, इस बार हम लोग का नया रिसेप्टर है गोल्जी टेंडन ऑर्गन। इसको GTO भी कहते हैं। GTO होता क्या है, GTO 3 से 25 मसल फाइबर का बना होता है, एक रिसेप्टर होता है।
ये रिसेप्टर हमारा एफरेंट नर्व फाइबर्स इस रिसेप्टर से सेंस कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 नहीं है। अब यहाँ पे टाइप 1B फाइबर्स हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। वहाँ स्ट्रेच रिफ्लेक्स में हमारा रिसेप्टर GTO नहीं था, मसल टेंडन था, सॉरी मसल स्पिंडल था, पर यहाँ हमारा रिसेप्टर GTO है। वहाँ पे एफरेंट टाइप 1A और टाइप 2 था, पर यहाँ पे एफरेंट टाइप 1B फाइबर्स कैरी करते हैं। सेंटर सबका स्पाइनल कॉर्ड है, क्यों होना है, क्योंकि हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्सेस पढ़ रहे हैं। इफरेंट यहाँ पे क्या करेगा, एक इंटरन्यूरॉन से आएगा। इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन को इनिबिट कर देगा। आपको पता है कि अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, पर जब अल्फा मोटर न्यूरॉन ही इनिबिट हो जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिलैक्सेशन होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मसल को ओवर अपने हाथ को आप जोर से खींचने का तो आपका मसल टूट भी सकता है, तो रिफ्लेक्स के कारण मसल कॉन्ट्रैक्ट न करके मसल रिलैक्स कर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, देखते हैं क्यों। हमने पहले कहा कि स्टिमुलस आया, GTO पे गया, GTO से सेंसेशन 1B फाइबर्स कैरी किए, सेंटर गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में 1B फाइबर्स एक इंटरन्यूरॉन, जिसका दूसरा नाम रेंसो सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरन्यूरॉन से सिनैप्स कर जाते हैं। अब इंटरन्यूरॉन भी अल्फा मोटर न्यूरॉन से सिनैप्स करता है, पर इस बार इसको स्टिमुलेट नहीं करता, इनहिबिट करता है। क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर गाबा और ग्लाइसिन जो कि इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो जब अल्फा मोटर न्यूरॉन ही इनहिबिट हो जाएगा तब मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिलैक्सेशन होगा। हमने कहा कि ये डायसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। डायसिनेप्टिक क्यों है भाई, क्योंकि पहले 1B फाइबर्स जो है वो इंटरन्यूरॉन से जुड़ते हैं एक सिनैप्स के थ्रू, और जब जो इंटरन्यूरॉन है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन से दूसरे सिनैप्स के थ्रू जुड़ते हैं। तो हमने ये देखा कि पूरे रिफ्लेक्स आर्क में 2 सिनैप्स बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको डायसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब हमने मोनोसिनेप्टिक देखा है यानी स्ट्रेच रिफ्लेक्स देख लिया, डायसिनेप्टिक देखा यानी इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स देख लिया। अब हमारे पास आता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स टिपिकल एग्जांपल क्या है, विथड्रॉल रिफ्लेक्स। विथड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है कि आप जा रहे हैं, मान लीजिए रोड पे आप जा रहे हैं, आपका दाहिना पाँव जो है वो किसी कील पे पड़ता है, तो आप क्या करते हैं, आपका दाहिना पाँव फ्लेक्स हो जाता है, पर आप गिरे नहीं, इसलिए आपका बायां पाँव जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है। तो वही बात मैंने लिखा है कि प्रिक ऑन राइट फुट, अगर दाहिने पाँव में आपके कोई चीज़ चुभ जाती है तो राइट लोअर लिम्ब जिसमें चुभा है कांटी वो फ्लेक्सर से एक्टिवेट हो जाता है। फ्लेक्सर मतलब अपने पाँव को फ्लेक्स कर लीजिएगा, तुरंत से लेग को फ्लेक्स कर लीजिएगा, लेकिन और एक्सटेंसर को इनिबिट कर दीजिएगा। वहीं दूसरा पैर, आप गिरे नहीं, इसलिए आपका बायां पैर आपको सपोर्ट देना चाहिए खड़े रहने के लिए, इसलिए आपके सारे एक्सटेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जो फ्लेक्सर्स हैं वो इनिबिट हो जाएंगे। इसी रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं विथड्रॉल रिफ्लेक्स। ये एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स में एक लास्ट रिफ्लेक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका नाम है मास रिफ्लेक्स। क्या होता है, पैराप्लेजिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें स्पाइनल कॉर्ड की खराबी हो जाती है, पर उनमें इवैक्यूएशन कराना होता है बॉवल और ब्लैडर मूवमेंट का, तो हम लोग क्या करते हैं, मीडियल साइड ऑफ थाई को स्क्रैच करते हैं। जैसे ही मीडियल साइड ऑफ थाई को स्क्रैच करते हैं तो साइंटिस्ट ने नहीं देखा कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पसीना आने लगता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 200 mmHg से ऊपर चला जाता है और बॉवल और ब्लैडर खाली हो जाता है। तो इस रिफ्लेक्स को हम लोग बोलते हैं मास रिफ्लेक्स। होता कैसे, ऑन स्क्रैचिंग द मिडियल साइड ऑफ थाई इन पैराप्लेजिक पेशेंट्स। नॉर्मल पेशेंट में ऐसा नहीं होगा कि आपने मिडियल साइड को स्क्रैच किया तो इवैक्यूएशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, पैराप्लेजिक पेशेंट्स में होता है। और इसका इंटीग्रेटिंग सेंटर भी स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए हम लोग इसमें स्पाइनल रिफ्लेक्स में पढ़े हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।